देखते ले आई हूँ माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार की मांगे 1097 दिन शुक्रवार, तारीख 20 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय बागी शर्मा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आज आपका जो विषय है वो है दुष्यंत कुमार, मानवीय संवेदनाओं का को झंझोड़ने वाले श्रेष्ठ कवि। अब ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय बागी शर्मा जी साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय बागी जी। आज के सोपान में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ। भारत का उत्तर प्रदेश प्रांत, यदि हम देखें तो हिंदी उर्दू साहित्य के रचयिताओं की दृष्टि से, रचनाओं की दृष्टि से बहुत समृद्ध और बहुत अमीर प्रांत। उत्तर प्रदेश के हर नगर की मिट्टी में वो इतिहास है जिसको जाने बगैर हम देश की सियासत को भी नहीं समझ सकते और यहाँ के संस्कृति को भी नहीं समझ, क्योंकि इसकी जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है वो गजब है। आज हम दुष्यंत कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। राही मासूम रजा साहब उर्दू साहित्य के एक दिग्गज रहे हैं। उन्होंने इस प्रांत को, इस जगह को 52 बेटों की मां की उपमा से याद किया है। तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के जो 52 कस्बे हैं वो इस प्रांत के बारे में कुछ अलग अलग बात कहते। हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिन पहले, कुछ समय पूर्व, राही मासूम रजा साहब को किसी नगर में जाने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में शहरनुमा एक छोटी सी बस्ती है बिजनौर, वहां पर वो एक मुशायरा, मुशायरे से पहले उन्होंने सोचा चलो बस्ती में इधर उधर थोड़ा घूम लिया जाए। जैसे पहले हुआ करते थे, आज की तरह सेलिब्रिटी तो होते नहीं थे, कभी शायर आते थे तो शाम को आ गए, घूम रहे फिर लिए, चौराहों पे बैठ गए, वहां के लोगों से मिल लिए, जुल लिए, बात कर ली। तो जब उन्हें घुमाया जा रहा था तो वो जो आयोजक थे या उनके जो कुछ चाहने वाले रहे, वो मासूम रजा तो एक हस्ती हुआ करते थे, वो उनकी बातें सुनते जा रहे थे। और तो और उनकी जो उनसे बातें करते जा रहे थे, उनके निगाह उनसे मिलती जुलती जा रही थी और चल नीचे रहे थे। अब राही मासूम रजा ने, कहते हैं कि गांव का जो रास्ता है वो एक हर नगर में मजनू के रेगिस्तान की तरह होता है, जिस पे चलना आसान नहीं होता। हुआ भी यही, अचानक राही मासूम रजा के पैर में ठोकर लगी। जैसे कि उस पत्थर ने, राही मासूम रजा कहते हैं कि जब मुझे ठोकर लगी उस पत्थर ने रोक के मेरे कदमों को और मेरा नाम पूछा। पैरों में जुबान तो होती नहीं, वो खामोश रहे। इस बात पे पत्थर मियां नाराज हो गए और राही मासूम साहब जरा लड़खड़ा गए। खैर साथ जो चल रहे थे उन्होंने सहारा दिया और राही मासूम रजा साहब से कहा, देवऋषि जी सुनिए, हुजूर ये बिजनौर है, यहाँ की हर चीज काबिले गौर है। वाह क्या बात। और बात पर उन्हें अपना एक शेर, पत्थरों के जो दिल है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। चलिए, ये गजलों का संसार जो दुष्यंत कुमार के नाम से था, तो बिजनौर के साथ जो नाम याद आता है वो हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार का है। दुष्यंत नाम के दर्शन आप देखिए, सब जानते हैं, साहित्य में पहली बार कालिदास जी ने अपनी शाकुंतलम में कराए थे। हालांकि वो दुष्यंत एक राजा था जो शकुंतला को अपने प्रेम की निशानी अंगूठी देकर चला गया था, और शकुंतला की जीवन यात्रा इसी अंगूठी को एक खोने पाने में घूमती रही थी।
वो उज्जैन की नगरी थी। उज्जैन के राजा दुष्यंत कुमार थे। और अब बिजनौर की धरती में एक और दुष्यंत कुमार को जन्म दिया था। इस बार दुष्यंत कुमार कोई राजा नहीं थे, वो एक दुष्यंत कुमार त्यागी थे। इस दुष्यंत कुमार के पास न राजा के अधिकार थे, ना अंगूठी थी, और ना ही कोई पहली नजर में मिलने वाला प्यार। क्योंकि ये 20वीं सदी का जो दुष्यंत था, इसे कालिदास की तरह विरासत में कुछ नहीं मिला था और सब कुछ त्यागना पड़ा। वो एक नए जन्म का आदमी था, और उस आदमी का आम आदमी की तरह एक समाज था। आम आदमी की लड़ाइयों में वो लड़ता था, आम आदमियों का विवाद में जीता था, और उसी की तरह उनकी मंजिलें पे सड़क, पानी, तेल, लकड़ी थी। दुष्यंत कुमार त्यागी ये एक हिंदी के कवि, कथाकार और गजलकार थे। दुष्यंत साहित्य के मर्मज्ञ विजय बहादुर सिंह के अनुसार जो दुष्यंत कुमार की वास्तविक जन्म तिथि है वो 27 सितंबर 1931। जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की तहसील नदीवाबाद में इनका जन्म हुआ। और जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपना कदम रखा, उस समय भोपाल में ताज भोपाली और कैफ भोपाली के नाम से कोई जो कैफी आजमी जिन्हें कहते हैं, गजलों का उनका राज था। और ने अपार ख्याति है। का नाम जो प्राथमिक पाठशाला है उसमें ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त। हालांकि इंटर की पढ़ाई के दौरान ही इनका विवाह राजेश्वरी कौशिक मैडम से हो गया। हालांकि बाद में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए दोनों किया, और वहीं पर डॉक्टर वर्मा और रामकुमार वर्मा और धीरेन्द्र वर्मा से उनका सामीप्य और सानिध्य मिला। दिग्गज कथाकार कमलेश्वर मार्कंडेय और धर्मवीर भारती, विजय देवनारायण शाही आदि जो थे उस समय के समकालीन जो महान लेखक और कवि थे, उन्होंने वहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके साथ मिलना जुलना किया। बीएड मुरादाबाद से करने के बाद ये 1958 में आकाशवाणी विभाग दिल्ली में आ गए। हालांकि कुछ समय ये मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग में भी रहे। अब फिर आया आपातकाल। आपातकाल के समय उनका जो कवि मन था वो बहुत ज्यादा क्षुब्ध, बहुत ज्यादा आंदोलित, बहुत ज्यादा आक्रोशित हुआ, और जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कुछ कालजयी रचनाओं में मिलती है, जो कि गजल के रूप में थी। हालांकि उनकी जो गजल का संग्रह साय में धूप है, पतला सा गजल का संग्रह है, लेकिन गजब है वो। सरकारी सेवा में थे और सरकार विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार का भी कई बार कोप भाजन करना पड़ा। आपातकाल में जब सारी की सारी योजनाएं आपातकाल के दौरान चल रही थी, उस समय की एक जो काफी फेमस थी देवऋषि जी, मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने लिखा, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबो जिसे भी डूबना है। अब देखिए कितना जबरदस्त सैटायर है। हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबो जिसे भी डूबना है। यह आपातकाल में बहुत फेमस शेर था, और इसी के कारण उन्होंने कई बार उनके साथ नौकरी के दौरान भी और सरकारी मशीनरी में जब, चाहे वो भोपाल में रहे हो चाहे वो दिल्ली में, उन्हें बहुत ज्यादा अपने जो ऊपर वालों का कोप भावन में।
अब ऐसे जो 30 दिसंबर 1975, आज जब कल अरविंद भाई साहब का फोन आया रचना, तो क्योंकि दिसंबर में या तो अटल जी को याद रखा जाता है, या फिर जिनको साहित्यिक अभिरुचि है वो 30 दिसंबर को हार्ट अटैक हुआ और दुष्यंत जी हमारे बीच से चले गए। ऐसे एक दिग्गज गजलकार दुष्यंत जी को, क्योंकि वो आज भी अपनी कालजयी रचनाओं के साथ हमारे दिलों में जिंदा है, हम आज याद कर रहे हैं। इनकी गजलें इतनी अधिक लोकप्रिय थी कि आप जनमानस में, आप अदालतों में, राजनीतिक बातों में, फिल्मों में, मतलब कहावतों और मुहावरों की तरह लोग उनको याद करते रहते हैं। और भारत सरकार ने बाद में इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो आप देखिए 1931 से 1975 के बीच में मात्र 44 साल की अपनी जीवन यात्रा में जिस आदमी को इतनी शोहरत मिली, हिंदी में उन्होंने जो समकालीन कविताएं थी, कविता और गजल दोनों लिखी, और जो उनका मुख्य विषय था वो था राजनीति, समाज और प्रेम। निदा फाजली एक दिग्गज शायर हुए हैं। निदा फाजली ने दुष्यंत कुमार के बारे में लिखा है कि दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी हुई है। उनका, दुष्यंत कुमार का गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ एक नए तेवरों की आवाज थी। वो आवाज जो समाज के मध्य वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की को प्रेजेंट करती है, उनकी नुमाइंदगी करती है। उन्होंने एक काव्य नाटक भी लिखा था, एक कंठ विश्वव्यापी है, एक नाटक भी लिखा है, और मसीहा मर गया। कई सारे काव्य संग्रह उनके वैसे हैं, सूर्य का स्वागत, मन के कोण लघु कथाएं कथाएं भी हैं उनकी। एक उन्होंने उपन्यास भी लिखा, दोहरी जिंदगी। लेकिन जो उनका गजल संग्रह था, साय में धूप, वो अपने आप में एक गजब था। यदि हम उनकी बातों को अभी हम गुनगुनाएंगे या कहेंगे, दुष्यंत कुमार ने उस आम आदमी की बात कही जिस आम आदमी की बात अपने समय में कबीर करते थे, रैदास करते थे। और 20वीं सदी के इस मशहूर कवि और शायर दुष्यंत कुमार ने गजलों को हिंदी भाषा में कहकर उन्हें एक नया दिशा दी, नया सोपान दिया, और एक इतना जबरदस्त लोगों के अंदर उन्होंने जगह बनाई कि जो बाद में फिर पल्लवित पुष्पित होती रही। क्योंकि जितनी बार भी गजल के लिए हिंदी भाषा का चयन किया जाता है, निसंदेह दुष्यंत कुमार एकदम से सबसे पहले उनको याद आते हैं। जहां तक साए में धूप की बात है, ये एक गजल संग्रह था उनका, और करीब 1975 के करीब ये आया था। और कहा जाता है कि हैदराबाद में एक बड़े मखदूम मोइनुद्दीन नामक शायर हुआ थे। उन्होंने कहा था कि शायर की को गजल की उम्र से कम 40 साल पूरे करने के बाद शुरू करनी चाहिए। और इस तरह से इन्होंने, मखदूम ने इशारे में गजल की विधा के संबंध में ये बेहद अहम बात कही थी कि आदमी गजल कहने के लिए परिपक्व भी 40-42 साल का होता है। उन्होंने गजल की ख्याल, गजल की बुनत या गजल में यूज होने वाली ध्वनियों को एक आईना दिखाया था। उनका कहना था कि गजल एक विचार है, अभिव्यक्ति है, और उसके लिए आदमी के अंदर बहुत डेप्थ होनी चाहिए। और यदि आप देखें तो दुष्यंत साहित्य में बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो किया है वो बहुत धूप और छांव की से गुजर के किया है। दुष्यंत जिस समय गजल संसार में दाखिल हुए थे, जब उन्होंने कहनी शुरू की थी, उस समय भोपाल में, वहां पर ताज भोपाली या फिर कैफ भोपाली,
की गजलें जानी जाती थी। और जो हिंदी का साहित्य था वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत रिच साहित्य में हुआ करता था। उन्होंने बड़ी खामोशी से नागार्जुन और धूमल के साथ, एक तरह से कहा जाए तो संसद से सड़क तक की कविताओं को जनमानस के सामने रखा। वो 70-75 का जो दौर था, आप देखते हैं उसके बाद फिल्मों में भी वो एक एंग्री यंग मैन, या जैसे कि नाराज हीरो के आदमी के रूप में उतरा हुआ था। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये एक दो लाइनें या एक शेर किसी भी हतोत्साहित, जीवन से निराश, हताश और बिल्कुल वैराग्य की तरफ जाने वाले आदमी को के जीवन में प्राण फूंकने के लिए काफी है। और दुष्यंत कुमार के इतने इतने सारे कलाम हैं, इतनी सारी बातें हैं कि जो सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ भी खूब लिखा, मुखर होकर लिखा। वो अपने कृतित्व और सामाजिक दायित्वों के प्रति इतने अधिक निष्ठावान थे कि सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने जनमानस की आवाज को, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, वो लगातार लिखते रहे। न जाने कितने आंदोलनों की आवाज दुष्यंत कुमार बने, विरोधी दलों, विरोधी पक्षों, विरोधी लोगों द्वारा सरकार पर किए गए तंज की वो आवाज बने। उनके शेर फिल्मों में भी जो दलित, पीड़ित और शोषित है उसका प्रतिनिधित्व करते थे। उनके लिखे कलाम सिनेमा से लेकर संसद तक और घर के आंगन से लेकर सड़क तक खूब गूंजे, क्योंकि दुष्यंत की गजल के इर्द गिर्द जो समाज है उसे उन्होंने जिन आंखों से देखा, उसी आंखों को, या जिन आंखों से समाज को दिखाए जाना था, उन्हें उसी तरह दिखाया जैसे कभी तुकाराम या कबीर या नजीर साहब लिखा करते थे। उनकी जो शब्दों को इतना धारदार बनाया कि उनकी गजल बिल्कुल एक कटारी की तरह आदमी के सीधे सीने में उतर जाती है। दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से, उसकी नाराजगी, उसके विद्रोह और अन्याय या राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ होने वाली जो पीड़ाएं हैं उनको उठाने वाली तेज आवाज थी। वो समाज जो मध्य वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करता हो, वो थी। हालांकि विषय की तब्दीली या विषय के नएपन या गजल के क्राफ्ट में भी उनकी ये बातें नजर आती हैं, जो कहीं कहीं आदमी को लाउड भी महसूस होती है, लेकिन इस तब्दीली ने उनके गजल के नए मिजाज को और ज्यादा उनके करीब ला दिया। दुष्यंत कुमार न केवल देश के आम आदमी से ही हाथ मिलाते थे, वो उस आदमी की भाषा को भी अपनाते थे जो उनके आसपास होता था। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, दुष्यंत कुमार कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। देखिए, दुष्यंत कुमार की जितनी भी गजलें हैं, यदि हम उन पे आते हैं तो उनके अंदर बेचैनी, खुलापन, मस्ती सब है। गुलशन हो, वीराना हो, जमीन हो, रेगिस्तान हो, हरियाली हो, दरो दीवार हो, जैसी भी जगह हो, उसके ऊपर दुष्यंत कुमार की जो सटीक बात चलती थी वो बिल्कुल गजब बैठती थी। दुष्यंत कुमार की एक प्रतिनिधि जो गजल है वो कुछ इस तरह है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, दुष्यंत कुमार लिखते हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता, तू किसी रेल सी गुजरती है।
सीकरी साहब, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। हर तरफ ऐतराज होता है, हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। और अल्टीमेट देखिए, एक बाजू उखड़ गया जब से, देखिए, एक विद्रोह की आवाज, एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूं। वाह क्या बात। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, ये गजल, एक वो गजल आपको सुनाता हूं। कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूं, सच बताता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। तो देखिए, जिस तरह से उन्होंने इस बातें की, जिस तरह से उन्होंने समाज में रहने वाले एक आम आदमी की पीड़ा को बताया, वो गजब है। उनका एक और गजल है, मैं अक्सर आपके मंच पे भी कई बार कह चुका हूं। ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। जिंदगी है कि जी नहीं जाती, एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। एक जनरल है ना कि वो आदत ही क्या जो चली जाए। ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, ये जिंदगी है कि जी नहीं जाती। इन फसीलों में वो दरारें हैं, इन फसीलों में वो दरारें हैं, जिनमें बसकर नमी नहीं जाती। आप देखिए, पुराने जमाने में जो मकान थे उनमें जो दरारें आ जाती थी, उनमें जो नमी थी, वो कभी नहीं जाती थी। इन फसीलों में जो दरारें हैं, जिनमें बसकर नमी नहीं जाती, देखिए उस तरफ उजाला है, देखिए उस तरफ उजाला है, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। इतना कंट्राडिक्टरी वो है। देखिए उस तरफ उजाला है, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, बाम तक चांदनी नहीं जाती। मतलब जमीन तक पर चांदनी नहीं जाती, पेड़ गिर गए इसलिए वो चली गई। शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, बाम तक चांदनी नहीं जाती। मैं कशो मैं जरूरी है लेकिन, मैं कशो मैं जरूरी है लेकिन, इतनी कड़वी कि पी नहीं जाती। मुझको ईसा बनाया दिया तुमने, मुझको ईसा सूली पे टांग दिया। अब मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। तो आप ये देखिए, उस समय का जो माहौल था, उसके ऊपर दुष्यंत कुमार की जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, या सबसे बड़ी जो खासियत है, वो ये है कि जहां शायरी को, गजल को, नज्मों को केवल और केवल उर्दू के आधिपत्य में ही माना जाता था, उन्हें जाना जाता था, उस समय दुष्यंत कुमार ने हिंदी में, देखिए आप ये देखिए, जो गजलें हैं या जो भी बातें हैं, हिंदी में इतनी आसान है। ये दुबा हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। कितनी सिंपल है, लेकिन बात कितनी जी है। तो एक जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो उनका ये प्रयास था, या जो उनके अंदर की जो अभिव्यक्तियां थी दुष्यंत कुमार की, वो एक छोटे से स्पैन के अंदर इतनी सटीक बातें कह पाना, वास्तव में एक बहुत बाकमाल आदमी था। बाद में कंट्रोवर्सियां बहुत चलती रही कि क्यों कहा, कैसे कहा, किसने कहा, लेकिन इन सबको यदि हम एक तरफ कर दें, तो दुष्यंत कुमार थे। एक और गजल में वो कहते हैं कि
वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान। एपिडेंटली वो आदमी नहीं है, ही इज कंप्लीट स्टेटमेंट है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। वो कर रहे हैं इश्क। अब देखिए कितना डेलिकेट शेर है ये, कितना डेलिकेट पोजीशन रही होगी कि वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। सामान नहीं, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर। दुष्यंत कुमारी लिख सकते हैं कि सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, झोले में उसके पास कोई संविधान है। और कुछ इस तरह से उन्होंने कहा, उस सिर फिरे को यूं ही नहीं बहला सकेंगे आप। उस सिर फिरे को यूं ही नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नहीं है, वो आदमी नया है मगर सावधान है। आदमी नया है मगर सावधान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं, वो ऐसी रचनाएं रही दुष्यंत कुमार की, जिन्होंने पूरे पूरे समाज को एक ऐसा आईना दिखाया कि आप एक बार जिसने सुन लिया, वो फिर कितने ही लोग मिले। मैंने भी जब एक पहली बार गजल सुनी तो सबसे पहले मैंने जाके किताब खरीदी उनकी। ऐसे जितने लोगों को मैंने, कईयों को, जैसे सपोज मैंने कहीं पे भी सुना दी, उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार की भैया ये कौन सी किताब, मैंने कहा साय में धूप है। वो इतनी पतली से किताब है, 50-60 पेज की, और उसके अंदर सारी गजलें एक से एक बढ़कर है। फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए। फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। वाह क्या बात है, क्या बात है। फिसले वाह। जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना मुकर्रर ढलान है। मुकर्रर मुकर्रर, वाह। क्या फिसले बात। जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। देखे ओह। हैं हमने, देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं। देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं। पांव तले जमीन है या आसमान है। वाह। इतने दौर देख लिए आपने, देखिए। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से। कितना कंट्राडिक्टरी है सर। वो आदमी मिला था मुझे उसकी जुबान से, ऐसा लगा कि वो भी बेजुबान है। तो ये जो बातें थी सर, दुष्यंत कुमार की बातें इतनी जहीन है। जब देवऋषि जी ने मुझसे कहा कि मैंने कभी सुना नहीं पढ़ा नहीं, तो बड़े अचरज की बात है, क्योंकि हमारे तो भदौरिया साहब तो बहुत बड़े फैन हैं इस मैं इधर मामले में। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में मैं 82 में आया, बहुत लेट आया। जी 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 जी, वो तो 75 में तो वो फिर पलायन कर गए थे बेचारे, इस दुनिया से चले गए। मैं इधर से तो 66 से बाहर ही साउथ में रहा हूँ, जी ईस्ट जी साउथ। जी। तो दुष्यंत कुमार के बारे में जो, अच्छा, इन्हीं सब चीजों के चलते चलते सर, दुष्यंत कुमार, क्योंकि एक लॉबी चलती है सर, उन्होंने कभी अपनी किसी ग्रुप में नहीं रहे, वो किसी की पैरोकारी नहीं की उन्होंने, ना किसी की चमचागिरी करी। नौकरी में रहे तो भी नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी जो रचना धर्मिता है, रचना धर्मिता को वो निभाते रहे। और ये निभाने का उसका सिला एक ये भी तो उन्हें ये भी मिला कि भाई आज की तारीख में भी आप देखिए, दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार ने जब भी जिस भी तरह से जिसको भी चाहा, तो अब आदमी का सबकी जो क्या कहते हैं, अपनी अपनी स्टाइल होती है। और उस स्टाइल के बावजूद भी, जहां
वो एक दौर ऐसा था कि लोगों को ये चलता था कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। पर उस सब के बावजूद भी दुष्यंत कुमार को कभी भी उन्होंने स्ट्रेट अवे आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। दुष्यंत कुमार का कहना था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे, सूर्य का क्या देखना है। इस कदर इस सड़क पर इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटने तक सना है। मतलब अगला आदमी जहां उसने जो देखा उसके बारे में इतना सटीक और इतना मुखर होकर लिखा कि आप सोच ही नहीं सकते। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है, रक्त वर्षों से नसों में खोलता है। देखिए कितना जबरदस्त है, रक्त वर्षों से नसों में खोलता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, कब से आदमी का खून खोल रहा है यार, आप ये करें, ये तो किसी एक बात पे उत्तेजित हो गया है। नहीं, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। अब आप देखिए ना दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना। तो इन सब चीजों के साथ साथ उन्होंने जितनी भी बातें कही, जितनी भी रचनाएं की, जिस भी विषय पर लिखा, जिस भी माहौल में लिखा, जिस भी किसी के बारे में लिखा, जिस भी आलोचना के रूप में लिखा, चाहे वो उन्होंने संभावना के रूप में लिखा, चाहे वो प्रेम की तरफ लिखे, अल्टीमेट लिखा, अल्टीमेट था। अब देखिए प्रकृति के प्रति उन्होंने अपना कहा, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वाह वाह। इस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में वाह तेल से डूबी हुई बाती तो है, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी। देखिए कैसा माहौल बनाया है, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीड़ गूंगी ही सही गाती तो है। और एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर शाम ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, नदी नंगी लेटी हुई है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाकर के बतलाती तो है। जहां जहां पत्थरों से टकराती हुई इधर उधर घूमती, कभी पत्थरों के नीचे से कहीं आए से निकाल देती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। तो इस तरह दुष्यंत कुमार ने जब लिखा, जो लिखा, जैसा लिखा, बहुत सटीक लिखा, और कोई भी आप उसमें इफेंट बट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इतना बेलौग, इतना बेलाग और इतना बेपरवाह होकर लिखा, लेकिन उस दौर में जितने भी दिग्गज ये थे, गजलकार या शेरो शायरी के नज्मकार या उस तरह के लोग, उनके ऊपर वो भारी थे। और भारी होने के पीछे केवल और केवल यही बात था कि बस वो अगला आदमी कभी भी किसी भी तरह के विवाद या उसके ऊपर वो बिल्कुल 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 मतलब
स्वच्छंद रूप से लिखता था, और उसने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि मैं जो लिख रहा हूं उसे कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा या क्या पढ़ेगा। और बस केवल उसकी एक ये रहती थी कि हाँ, मुझे समाज या जो भी ये है अपना हिंदी जगत में जो पुराने दिग्गज जो जमे हुए हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे केवल और केवल ये देखना है कि जो मैं लिख रहा हूं उसमें मैं क्या करता हूं। उन्होंने केवल समाज में जो जितने भी सेटायर हैं उनके ऊपर भी लिखा। वो लिखते हैं कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। आदमी झुक के बिल्कुल झुक जाता है जब। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। वाह। मैं झुका हुआ नहीं था। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। वाह, क्या बात है। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। वो सब के सब परेशान हैं, वहां पर कुछ हुआ होगा, वहां पर कुछ हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर के लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर के लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा, कोई हाका हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो, उसके बारे में। एक भूख से यदि कोई मर गया या कई फाके बिताकर मर गया जो, उसके बारे में वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, कई फाके बिताकर मर गया जो, उसके बारे में वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं भाई, फाके से नहीं मरा होगा वो, ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा। तो सब कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। बताओ, उनको समाज में भी जो सहनशील प्राणी है, जो केवल रिएक्ट नहीं करते, उनके उनसे भी बड़ा उसको दुष्यंत कुमार को बड़ी उनके ऊपर गुस्सा आता था। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो वाह, अब यादगारों की, क्या बात चलो है। अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें। कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा, कम से कम एक चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। और जो इस तरह की जो बातें चलती रही, या इस तरह के जो लोगों से उनका इंटरेक्शन होता रहा है, जिस तरह से वो कन्फ्रंट होते रहे लोगों से, उन्हें उसके कई बार तो ऐसा लगता था कि आदमी के अंदर बिल्कुल क्या तेजाब पिया हुआ है, या तेजाब खोल रहा है, या क्या बिल्कुल आदमी इतना, मतलब ऐसा कैसे लिख सकता है आदमी एक, और वो भी एक छोटा सा एक सामान्य सी जगह में आने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, आराम से रहने वाला। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। जबकि कहते हैं ना कमल तो कीचड़ में होता है, वो कहते हैं कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको, तो किसी के ऊपर ना जब प्रेशर आता है, या जो कुछ कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। वाह, क्या बात है। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है। नैब साहब देखिए क्या लिखता है, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है अब सफीने, मछलियों में खलबली है अब सफीने,
इस तरफ जाने से कतराने लगे। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब, बच्चे जितने बेचारे आसपास जो बैठे थे, मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे। एक ही आयत को गाए जा रहे, डांट खा लिया तो बस अब गाए जा रहे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे। कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। ये सर इतनी सारी उसने लिखी है आदमी के, आदमी मतलब इतना रिच ये दे के गए हैं। मैं आपके विचार जब बाद में सुनूंगा कि आप सोचिए कि आदमी केवल 40-50 रचना लिख के और इतना बड़ा उसने मुकाम हासिल कर लिया। उनकी एक प्रतिनिधि रचना थी सर, जो बहुत बड़ा समाज के ऊपर या सरकार के ऊपर या पूरी सिस्टम के ऊपर था। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए। सब देते हैं ना चुनाव में वादा, क्या हर एक घर में ये होगा, हर एक घर में ये होगा, हर मकान में ये होगी, लाइट होगी, ये होगी। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वाह क्या बात है, क्या बात। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। आप देखिए फिर वही कंट्राडिक्टरी, साये में धूप। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलें यहां से चलें उम्र भर कहीं के लिए। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। आप देखिए ना, जो बेचारे ट्रेन में आप कई बार नहीं होते कपड़े, वो हमारे पिताजी कहते हैं दो का बन गया, दो का। ऐसी कंडीशन में आ जाता है ना आदमी, घुटने को पेट में देके। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। वो कह रहा खुदा नहीं है कोई, आदमी आदमी ने एक सोच बना रखी है कि भाई कोई ईश्वर है, खुदा है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए वाह। देखने के लिए। हाँ, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है, मतलब दे आर कंफर्म, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, वाह। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम तो सिल दे जबार शायर है को, तेरा निजाम है कि शायर की जुबान को सिल दे। तेरा निजाम है सिल दे जबान शायर को, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इस इन लोगों को यदि सबक सिखाना है तो उनके सामने ये बहुत जरूरी है कि एक शायर को सलीब पे चढ़ा दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। कम से कम इनको ये तो पता चले कि तुम कितने गूंगे बहरे और नाकारा हो। तेरा निजाम है, तेरा निजाम है सिल दे जबान शायर को, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगैर में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के। तो ये सारी चीजें उस आदमी ने जितनी शिद्दत से, जितना प्यार से कही कि आदमी मतलब अंदर तक हिल जाता है। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो, दर्द दिल वक्त का पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। दर्द दिल वक्त का को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे। आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो, वाह क्या बात है, क्या बात। आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज सीवन की उधेड़ो तो जरा देखेंगे, ये जो सिलाई है ना इसको जरा उधेड़ो। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया।
इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और कैसे आकाश में सुराख, ये उसी इसी गजल का एक शेर था, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। बहुत लिखा उसने, बहुत लिखा। 5 मिनट है अभी तो इसके साथ अब मैं समअप करूंगा तो गांधी के बारे में उन्होंने लिखा था। गांधी के बारे में उन्होंने लिखा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच, लोगों की क्षिप्त विक्षिप्त पीठ सहलाऊंगा। लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को कंधा दूंगा। गिरी हुई पद मर्दित पराजित व्यवस्था को बाहों में उठाऊंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। इस समूह को इस समूह को इन अनगिनत अनचिन्हित यादों को, आवाजों को, कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने। मैं चाहूंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। मेरी तो आदत है, रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। मेरी तो आदत है, रोशनी जहां भी हो उसे मैं खोज लाऊंगा। कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खींच जहां भी मिलेगी, उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। जीवन में जीवन में कई बार उकसाकर मुझे सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है। मैंने वहां भी ज्योति की मशाल जलाने के यत्न किए। बचने के नहीं तो क्या इन बंदूकों से डर जाऊंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। तुम मुझे दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम मुझ पर गोलियां बर चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा। कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर जन्म लूंगा, मैं कल फिर आऊंगा। और अब जो आप लोगों ने भी सुनी है या नहीं भी सुनी है, जो एक रचना जो सबसे ज्यादा मुझे भी पसंद है व्यक्तिगत रूप से, और दुनिया में जिसको बहुत ज्यादा सराहा गया, वो रचना थी, हो गई है पीड़ प्रवस्सी पिघलनी चाहिए। ये जो पीड़ा है हमारी, हो गई है पीड़ प्रवस्सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थे कि बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त ये थी शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर एक गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आई एम नॉट हियर, मैं केवल हंगामा करने के लिए, आपको कहने के लिए नहीं हूं। मेरा मकसद यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये एक बात जो उस आदमी के अंदर थी, वो गजब थी। और इसी सब के कारण दुष्यंत कुमार को दुनिया ने इतना अधिक पसंद किया कि आज वो देखिए, अब मैंने तो जो थोड़ा बहुत पेश किया है पेश किया है।
उसने एक चीज लिखी थी सर, आखिर में मैं क्या चाहूंगा, तुम्हारे बोले। पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, जो होती है इसका तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जरा सा अपने तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। आप लोगों ने दुष्यंत कुमार के बारे में, जो आज जो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी 30 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है, उस संबंध में जब मेरी अरविंद भाई साहब से बात हुई तो मैंने कहा आज दुष्यंत कुमार जी के भी ऊपर थोड़े अपना वक्तव्य दे देते हैं। आप लोगों ने दुष्यंत कुमार जी के बारे में ये सब कुछ सुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागेश जी। मैं ही सोच रहा था कि आपके ब्रेन में कहाँ पर वो है, फ्लॉपी है जिसमें इतनी मेमोरी में इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी रहती है आपकी। नहीं नहीं सर, वो तो कई बार वो नोट भी करके रखनी पड़ती हैं कई सारी चीजें, ये तो नहीं है। पर हाँ, ये क्योंकि मेरा फेवरेट वो रहा है तो काफी हद तक ये सर यादें नहीं है। और अभी चल रहा है, बस सही है सर, सब चल रहा है, यानी कि ठीक इतना है। आसान नहीं है कि अभी बाद में नैप साहब सम अप करेंगे। तो और किसी को भी कुछ गजल वजल आती हो तो भैया बोल दो, अपना सुना दो दुष्यंत कुमार की। यही साहब आप ही सुना दो कुछ। सुनाना क्या, इनकी दोहरा देते हैं, अपनी सुनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है दुष्यंत कुमार के सामने। यहाँ तो सब गूंगे बहरे हैं, न जाने जलसा कैसा हुआ होगा। क्या बात है, वाह। है भागीश जी, जी सर। भागीश जी, यहाँ तो सब गूंगे बहरे हैं, जी न जाने यहाँ जलसा हाँ, कैसा हुआ होगा। कमाल है। जलता कैसे हुआ। इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ कमल कुमलाने लगे हैं। हाँ कमाल है, देखिए, क्या बात है। मतलब आप कितनी कंट्राडिक्टरी बातों को कितना सहज रूप नहीं से कहा, मतलब और कि इस जो सब कह, महसूस किया, जो जो चुभा, उसको सामने पेश बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ आग आग सीने में आग थी। वही वाली बात है कि अपनी सुनाना नहीं चाहता, मतलब ये था अगर नहीं ये बोलते तो जल्दी मर जाते। जो भी है बाहर निकल, इन्होंने उगाल बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मेरी मेरी एक सर गजल है भाई। हाँ, आतिशे पिना को कब तक मैं संभालूं यारो, मैं कहीं खुद को यूं ना जला लूं यारो। अगर आय, इसको हाय, बाहर हाय, नहीं हाय, निकालते तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल 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 तो वो बिल्कुल एक उग्रवादी समझिए कि बिल्कुल अंदर से उनके आग लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उन्होंने उगली है। एसिड एसिड रहता था उसके अंदर, पिघल, बिल्कुल उबाल लेता रहता था। मेरे इसी में उनके जज्बे की बात कर रहा हूँ, अपने अपनी शायरी नहीं मैं सुना रहा। जी 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 उनके जी। जज्बे की बात है कि मेरी रुबाई है। बोले कहते हो तो कहता हूं मैं दिल के नाले, कहते हो तो कहता हूं मैं दिल के नाले, दिल थाम लो दो पल के लिए सुनने वाले, मैं सब्र का पीता हूँ जहर शब्बो सहर, जीता हूं लिए सीने में आतिश को संभाले। क्या बात है। मतलब सुबह शाम वो जहर पीते थे और अंदर आग लगी हुई थी उनके, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। उसको अल्फाजों में बयान किया है, और इस कदर बयान किया है, कमाल है। मतलब कि मेरी अनफॉर्चुनेट लाइफ है, आज तक मैंने उनको पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं। नहीं तो आप बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, नहीं इंस्पिरेशन सुनने मिलती। लायक तो है ही नहीं सर। हाँ 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 हाँ, नहीं, इंस्पिरेशन मिलती अगर जफर और इकबाल से और गालिब से मिल सकती है तो बिल्कुल इनसे बिल्कुल मिल। बिल्कुल ये तो बिल्कुल हमारे जमाने के लोग थे। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। इसको इस उम्र में पढूं कि ना पढूं, क्योंकि पढ़ा तो और भी मैं आगे, ये भी एक मुश्किल है मेरे लिए। इस हाँ पढ़ा हाँ हाँ, मैं, मेरी जो दबी हुई आग है वो चिंगारियां बहुत लपटने लगेंगी। ये भी एक थोड़ा सा खतरा है। फिर भी सोचता हूँ, देखता बाकी जो हाँ तकदीर में है। लेकिन गजब जी है, जी। गजब। बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये भागी जी जैसे देवऋषि जी, हाँ जी, मैं ये सोच रहा था बोलिए कि बोलिए। क्या ये गजल या कोई शायरी के लिए कहीं दिल का टूटना जरूरी है क्या? जब नहीं, तक इनके मतलब, साथ ऐसा कुछ नहीं था, नहीं इनके नहीं साथ तो नहीं नहीं था, नहीं दुष्यंत मतलब कुमार के ऐसे ही साथ मैं ऐसा कहना कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ये तो जैसे उन्होंने कहा भाई कौन हैदराबादी वाला, उन्होंने 40 साल है, मैंने 16 साल में हाँ पहली लिखी थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ इन्होंने जब ये 10th में थे तब लिख दी थी गजल। हाँ, तो ये और बात गलत है, अंदर का और जज्बा होता है।
44 साल में तो इतनी सारे लिख के चले गए कि अब तक लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एब्सोल्युटली। देवऋषि जी उन्होंने एक लाइन लिखी थी, इस नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए। वाह क्या बात है। इस नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा कौन, तो बोला मैं हिंदुस्तान हूँ। ओह ओह, वाह बात, क्या बात है। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। हताश थे वो, तो कुछ करने के लिए पैदा हुए थे। हाँ 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 बस, समाज को बदल नहीं सके, लेकिन अपनी रचनाएं लिख गए, आदमी पढ़े और चीथड़े लग गए। हाँ, बात ही हो। हाँ, बिल्कुल वो तो ये तो ना, तेरे मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन बिल्कुल, आग जलनी चाहिए। एग्जैक्टली बस एग्जैक्टली। मेरे बस सीने में दैट्स आग है तो ऑल। किसी के सीने में आग होनी चाहिए बस। बहुत गजब। देखिए साहब, कुछ आप भी बताओ, कुछ लगे कहीं नहीं? बाद में सब समाप्त कर। हाँ, आप लोगों को गजल आती नहीं सर, मैं तो बस सुन सुन के एंजॉय कर रहा हूँ। गजलें शायरें हम्म। बहुत बढ़िया सर, आज तो रंग लगा दिया इन्होंने, हम्म। वागीश शर्मा जी ने। नहीं, ये भी शुक्र मेमोरी का रुस्तम जवाब ही नहीं है। था इनकी, मतलब इनकी मेमोरी में अच्छी सारी चीजें। चलता रहता है। नहीं सर, वो अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ना। नहीं, पहले मैं सोच रहा था कि नीरज के ऊपर ले लूं, क्योंकि मन के पर नीरज को 50 मिनट ना में नहीं, समेट पाना आसान नहीं है। दो दो नहीं है बिल्कुल डिफरेंट पोल, अलग चीजें हैं, वो, अलग चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अलग ही था। चलिए साहब, नैब साहब, कुछ आप भी सुना दिए, धन्यवाद भी दे दीजिएगा, और क्या। काफी समय बाद तो थोड़ा अस्वस्थ थे नैब साहब भी, जब हाँ आज ठीक हुए। नैब साहब। हाँ सर। हाँ, आज ये लगा ही नहीं कि कोई मतलब प्लेटफॉर्म पे किसी तरह का कोई प्रवचन चल रहा है, उद्बोधन चल रहा है। आज लग रहा था कि शेर व शायरी की एक चल रही है, महफिल जमी हुई है, उसमें एक ही मुश्किल है। शायर है और उनको सुनाने वाला भी है। ए, तो एकल काव्य पाठ। का ये पार्ट था। और अगर किसी सुनाने वाले को सीधे 50 मिनट का समय दे दिया जाए कि आपको 50 मिनट अपने दिल की, मन की गजलें सुनानी है, पूरी भड़ास निकालनी है, मुझे लगता है उस दिन उससे ज्यादा खुश और उससे ज्यादा संतुष्ट आदमी कोई नहीं होगा। खासकर तब जब वो अपने अगर पसंदीदा शायर की बात को सुनाए। हाँ देखिए, अब अरविंद शर्मा साहब ने अभी कहा कि जो कहते हैं इसके लिए दिल टूटना जरूरी है, शायर के लिए, कोई कविता लिखने के लिए। कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी, निकला होगी होगा गान, जा। आह से निकला होगा ज्ञान। तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है, लेकिन वो दिल किसी प्रेमिका के लिए टूटे जरूरी नहीं। दुष्यंत कुमार साहब के साथ ये था कि ये सन 33 में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं 31 में, और 75 में इनकी डेथ हुई है। तो आप लगा लीजिए लगभग 40 42 43, मैक्सिमम 44 साल की एज उनकी रही। इनका दिल टूटा, देश को इन्होंने आजाद होते हुए अपने सामने देखा, और उसके बाद की जो हालात देखे, जो चाहते एक्सपेक्टेशन होता है ना, राम राज आएगा, जब हमारा राज होगा, हमारा डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये जो होता है वो, उसके जब देखा उन्होंने इतर जाते हुए, ये तो जो हमने सोचा था देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए सोचा था, वो नहीं हो रहा। तो उन सब भावों से जब उनका दिल टूटा, दिल उनका टूटा था, बहुत गहरे से टूटा था। और तभी 40 44 साल की एज में कोई एज नहीं होती है, और वो चल बसे। और जब चले हैं तो आप याद करिए सन 75 में क्या था, इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था, जून में लगा था और दिसंबर में उनकी डेथ हुई है। तो किन हालातों में क्या सोचते सोचते आदमी सोचता है कि, जैसे आदमी को अपने घर का बनाता ना, कि ये नींव खुदेगी, 200 गज का प्लॉट लिया, ये कमरा बनेगा, ये किचन बनेगा, ये टॉयलेट बनेगा, ये हमारे घर का मंदिर बनेगा। और कोई आए कि तहस नहस कर दे, कुछ मंदिर अंदर नहीं, मंदिर बनाना, बाहर बगीचे बनाओ घर के अंदर, तो यहाँ ये बनेगा, ये बनेगा, ड्राइंग रूम बनेगा, ये रूम बनेगा। तो वो उनके हिसाब से चीजें जब नहीं हो पाती, तो शायर, देखिए शायर का दिल बहुत ही सेंसिटिव होता है। और आज विषय भी यही था कि मानवीय मूल्यों को, संवेदनाओं को झकझोर दिया उन्होंने। वो बहुत संवेदनशील हृदय होता है, जब तक संवेदनशील हृदय ना हो तब तक आप कविता नहीं लिख सकते। कविता लिखने के लिए आपके अंदर एक ऐसी झंकार होनी चाहिए आपके तानपुरे में, कि अगर आवाज भी बगल से निकले तो कोई ना कोई धुन छेड़ती हुई निकल जाए। वाह। तो मन को जब, जिन तूफानों में आम आदमी, या जिन आंधियों में आम आदमी फर्क नहीं पड़ता, वो जूझता हुआ घर आ जाएगा, आए मुंह धो के बैठ जाएगा,
वो तूफान किसी आदमी के घर को उजाड़ देते हैं। वो जब तक दहशत या वो चीज या वो असर नहीं होगा तब तक कभी कविता नहीं कर पाएगा। और दुष्यंत कुमार साहब में ये बहुत था और बहुत करीब से था। उन्होंने जितनी भी कविताएं की हैं उन्होंने ज्यादातर प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ, या जो उन्होंने कमियां देखी हैं, शासन पर कब खिलाफ भी नहीं कहूंगा, शासन और प्रशासन में जो उन्होंने कमियां देखी उनको उन्होंने अपने लहजे में अपने तरीके से बताने की कोशिश की कि भाई ये सोचा था, ये हो रहा है, ये सोचा। और कई कवियों ने लिखा है अपना, जितने भी उसे गजल और नज्म गायक कहने वाले हुए साहिल साहब ने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। उन्होंने भी अब कई फिल्मों में आया है। ये कई पिक्चरें बनी जिनके गाने रफी साहब ने गाए हैं, इसमें मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बट प्यासा के गाने हैं, प्यासा के। प्यासा के, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हाँ, है, मिल भी जाए तो क्या है। ये ताजों की दुनिया। तो वो एक से एक चीजें कही गई, लोगों ने कही उस वक्त व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि उस आजादी नई नई मिली थी, हर आदमी अपने आप को आजाद समझता था। ये तो अब धीरे 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 लोगों में कहते हैं ना कि जब घाव रिश्ता रिश्ते 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 फिर आदमी को उसकी आदत पड़ जाती, तो अब शायद उतनी चीजें कही नहीं जाती। और पहले की कई चीजों को अगर हम संजो के रखें, उनको बार बार कहें, शायद कुछ असर पड़े। गजल और नज्म में थोड़ा सा फर्क होता है। नज्म जो होती है वो एक सब्जेक्ट को लेके चलती है और आखिरी तक उसी एक सब्जेक्ट तक रहती है, उससे अलग नहीं होती। एक ही सब्जेक्ट को आप पूरा पन्ना लिख लीजिए, पूरी 1.5 पन्ने की लिख लीजिए, 2 पन्ने की, वो नज्म होती है। साहिल लुधियानी साहब नज्म, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नज्में लिखी हैं। गजल में गजलकार पे या एक उसके पास एक आजादी होती है कि आप जितने भी मुक्तक उसके लिखते हैं, जितने भी शेर लिखते हैं, हर शेर में आप एक अलग बात कहते हैं। और इस तरह आप 6 शेर की या 8 शेर की कोई गजल कहते हैं, तो हर गजल के अंदर आपको 7-8 पॉइंट कहने को मिल जाते हैं। दुष्यंत कुमार साहब के शायरी में, दुष्यंत साहब के पेन में, उनकी कलम में यही जादू था कि उन्होंने एक ही गजल के अंदर 7-8 छोटे एक साथ किए। एक ही बात को किसी चीज के, अगर किसी चीज के अगेंस्ट वो लिखना चाह रहे थे, किसी चीज के विषय में लिखना चाह रहे थे, तो कितने तरीकों से लिख सकते थे, कितने लहजों में लिख सकते थे, ये उनकी खासियत थी। और आज आपने तो कहा कि बागीश साहब के कौन सा कंप्यूटर या फ्लॉपी या कौन सी लगी हुई पेन ड्राइव खोपड़ी में या उनके ब्रेन में। सच बात यह है कि उन्होंने बाद में ऑनेस्टली कहा कि नहीं, पॉइंट्स लिखे रहते, लेकिन जब वो इनको दुष्यंत कुमार साहब बहुत पसंद है, अक्सर ये उनकी गजलें कहते हैं कभी, और उनको सब कुछ कंठस्थ है। ये मैंने तब नोट किया जब वो एक शेर कहते कहते थोड़ा सा हड़बड़ाए, कहते नहीं नहीं ये कैसे था, वो कैसे था, ये क्या था। तो मैं समझ गया ये सब सब इनको याद है, कंठस्थ है, पॉइंट्स जरूर लिखे हुए हैं लेकिन सब याद है इनको, इतना ये पढ़ते हैं इतना। फिर मैं बैठे बैठे यही सोच सुन भी रहा था, यही सोच रहा था कि यही एक तरीका है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का, जब तक आपको सारे पॉइंट्स सामने हो और उनको कहने का कैसे डिटेल में देना है, वो सारे चीजें डिटेल में आपके पास होनी चाहिए। तो ये इनका प्रोफेशन भी इस चीज में इनकी बहुत मदद करता है। और अगर आप मेमोरी आपकी इतनी अच्छी है तो वाकई में हम तो आपको साधुवाद देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस मेमोरी को बरकरार रखें और इसको और आगे बढ़ाएं। आपने आज दुष्यंत कुमार साहब की मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली उनकी सभी कविताएं ऐसी, उनकी सारी गजलें ऐसी, उनकी सारी कलम लेखनी ही तभी चली है, मैं तो ये कहूंगा उनकी लेखनी ही तब चली है जब उन्होंने कुछ उल्टा सीधा होते देखा, या जो नदी को अपने प्रवाह के विपरीत जाते हुए देखा, उन्होंने वहीं लिखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने धूप को आग उगलने की बजाय ठंडाई देते हुए देखा, तब उन्होंने लिखा। जब उन्होंने देखा चांदनी बरस रही है, आग बरसा रही, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। जिन लोगों से अपेक्षा थी उन लोगों ने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। तो उनकी कविताओं को आपने इतने सुंदर, उनकी गजलों को, उनके शेरों को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आज आपने हम सबको कहना चाहिए दुष्यंत कुमार मैं कर दिया। उनकी एक गजल में होते हैं दुष्यंत कुमार मैं कर दिया। आपके आज के उद्बोधन के लिए, आज के संदेश और आज के द वे का तरीका, जिस तरीके से आपने, आप तो अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, सब कुछ है, तो सबको आपने बांध के रखा प्लेटफॉर्म पे। आपने 6:42 पे कहा कि कुछ मिनट बाकी हैं, और कब 6:42 है, 6:53 और 55-57 हो गए, पता नहीं चला। मैं भी देखिए बोलता चला जा रहा हूँ, 7:06 हो गए। आज आपके उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जून के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा सोचने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो। क्या हुआ पहले ही मतलब? हमने कहा सोचने वाले। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सोचने के लिए। फिर कहा आप मन लगा के, आप ऐसा क्यों दिल सोचते लगा। हो कि भी आप कोई विचार देते हो तो हम लोग मन भी नहीं लगाते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। मतलब हमेशा आपके ध्यान, आपके विचार को बहुत मन लगा के और ध्यान देकर सुनते हैं, क्योंकि उसके बाद ओम का उच्चारण करना होता है, तो उसके लिए नहीं, पर नैब साहब कुछ तो इन्हें महसूस हुआ होगा जो ये इन्होंने इतना कहा है। वो भी दुष्यंत जी को सुनने के बाद। हाँ 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 हाँ। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई बात। तो मजबूरियां नहीं होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रही हो, कोई बेवफा नहीं होता। चलिए साहब, सर 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो। एक चुप रहना, एक चुप रहना, दूसरा माफ करना। एक चुप रहना, दूसरा माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अति सुंदर। माफ वाह, कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, वाह। वो कहते हैं ना कि चुप रहकर वो सबको जवाब देता है, मेरा दोस्त बड़ा हाजिर जवाब रहता है। अभी 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 बिल्कुल ताजा ताजा बना शेर। हाय हाय। बिन कहे भी कहा जाए सब कुछ होती चुप्पी की भी एक जुबान है। जब आपके शब्द मौन हो जाते हैं तब आपको चुप्पी ही आपका उसकी इज्जत दिलाती है। बिन कहे भी कहा जाए सब कुछ होती चुप्पी की भी एक जुबान है। आइए साहब 3 बार हमको उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।